कच्छ जिले की एक अदालत ने मुंबई के इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को दूसरे भड़काऊ भाषण मामले में जमानत दे दी है। करीब 2 सप्ताह पहले जिले के सामखियाली कस्बे में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में अजहरी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को सियासत के चलते फंसाने की नाकाम कोशिश की गई थी। हालांकि अजहरी को अभी भी रिहा नहीं किया जाएगा। बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में अजहरी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। सामखियाली के पुलिस उप निरीक्षक विशाल पटेल ने कहा कि भचाऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC वाई शर्मा को अदालत ने मौलवी को जमानत दे दी है। विशाल पटेल ने कहा कि जमानत मिलने के बाद अजहरी को राजकोट केंद्रीय कारागार ले जाया जाएगा, जहां से अरवली पुलिस शुक्रवार को मोडासा पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज तीसरे भड़काऊ भाषण मामले में उसे हिरासत में लेगी। बता दें कि 8 फरवरी को भचाऊ अदालत ने अजहरी को रविवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। रविवार को जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अजहरी के वकील ने जमानत याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। दरअसल जूनागढ़ के B डिवीजन पुलिस थाने की सीमाओं में 31 जनवरी को कथित तौर पर नफरत भरा भाषण देने के लिए अजहरी के खिलाफ दर्ज पहली प्राथमिकी के सिलसिले में 7 फरवरी को अजहरी को जमानत दे दी गई थी। इसी मामले के सिलसिले में अजहरी को 5 फरवरी को मुंबई से हिरासत में लिया गया था। भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अजहरी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब उड़ी दरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153B और 505(2) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने लाल सिंह राजपुरोहित की फोटो ट्वीट कर उन्हें गुंडा बताया। संजय राउत ने ट्वीट के बाद लाल सिंह राजपुरोहित ने कहा कि संजय राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शिवसेना में शामिल होने से पहले मेरे खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ था और मुझे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शाखा प्रमुख बनाया था। आदित्य ठाकरे युवा प्रमुख थे और वह मेरे कार्यालय में 2 बार आए थे। उनके साथ कई कार्यक्रम किए हैं। मेरे ऊपर अपहरण या रंगदारी का कोई मामला नहीं है। मेरे कार्यालय का उद्घाटन करने स्वयं आदित्य ठाकरे आए थे और उनके द्वारा बच्चों को टैब वितरित किया गया। अगर कोई बाला साहेब ठाकरे के बारे में गलत बोलेगा तो मैं उसे जवाब जरूर दूंगा। मैं 2014 में शिवसेना में शामिल हुआ और 2017 में शाखा प्रमुख बन गया। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। संजय राउत को कानूनी नोटिस देंगे। लालू भाई, आपके ऊपर संजय राउत ने कई सारे आरोप लगाए हैं, खंडनी का आरोप लगाया है, किडनैपिंग का आरोप लगाया है। क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगी? पहले तो मैं संजय राउत जी को कहना चाहूंगा कि उनकी मुझे लगता है मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं। आज ये सिद्ध हो गया एकदम। मेरे ऊपर कोई भी अपहरण का केस नहीं है और जो भी केसेस हुए हैं मेरे ऊपर, उस समय मैं शाखा प्रमुख था और मेरे पक्ष प्रमुख थे उद्धव साहब ठाकरे। उन्होंने मुझे शाखा प्रमुख बनाया था। आदित्य जी युवा सेना प्रमुख थे जो 2 बार मेरे कार्यक्रम में आए यहाँ पर और उनके साथ मैंने 500 टैब बांटे। अच्छे अच्छे कार्यक्रम लिए मैंने उनके साथ में। मेरे पालक मंत्री थे सुभाष देसाई साहब और सुभाष देसाई साहब पालक मंत्री होते हुए भी मुझ पर 3 खोटे गुना दाखिल होते हैं 15 दिन के भीतर। वो सारे गुना आज समाप्त हो गए हैं। मतलब 2 तो एक्वाइटेड हो गए और एक में मेरे को सी समरी फाइल हुई है पुलिस से। तो ऐसा है कि इनकी भी जवाबदारी बनती है। मैं एक शाखा प्रमुख होने के बावजूद मेरे कोई पदाधिकारी उस टाइम मुझे मदद करने के लिए नहीं आए। उनको पता है, सबको पता है कि एक ये जो गुना दाखिल हुए थे खोटे गुना थे और शाखा प्रमुख रहते हुए काम करते हुए लोगों को न्याय देने का काम होता है शाखा प्रमुख शाखा के माध्यम से, और वो मैं पूरी अच्छी तरीके से कर रहा था। बाला साहब को अभिप्रेत हुई जो शिवसेना थी वो कैसे काम करनी चाहिए, उनके क्या क्या, वो सारे चीजें मैंने फॉलो की। धर्मवीर आनंद दिघे साहब को अभिप्रेत हुई शिवसेना, वो सारे काम मैंने पूरे किए। मेरे शाखा में रहते हुए मैंने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे लोगों को जोड़ा, अच्छा काम चल रहा था। उस वक्त हमको कोई मदद नहीं दी। और संजय राउत जी आज यह आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज आपने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया, हर उस शिवसैनिक पे आरोप लगाया है जिसने शिवसेना के लिए केस लिया है। शिवसेना पक्ष ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा। कई लोगों ने कुर्बानियां दी है, केसेस लिए हैं, तो आप उन पर आरोप लगा रहे हो, उनको गुंडा बोल रहे हो। तो बाळा साहेब ने बोला था, संड नाही चालेल, गुंड चालेल। म्हणजे जिथे जिथे अन्याय होत असेल तिथे तिथे तुम्हाला लात मारायची, ऐसा बाळासाहेब का बोलना था। और वो हर काम मैंने किया।
वो करते हुए अगर मुझ पर कोई गुना दाखिल होता है तो मुझे उसका अभिमान है। बाला साहब को अगर कोई शिवीगार करेगा तो उसको उत्तर में दूंगा ही दूंगा, आगे भी दूंगा। अगर ऐसा करने के बाद अब मेरे पर कोई गुना दाखिल होता है तो उसके लिए मैं आज भी तैयार हूं। संजय राउत ने जिस तरह शिवसेना पक्ष एक ही पक्ष था और मैं उसमें शाखा प्रमुख था उस वक्त, और मेरे शाखा प्रमुख के पहले मेरे ऊपर एक भी केस नहीं थे। बनने के बाद मेरे ऊपर अगर केस हुए हैं तो मुझे मेरे जो जूने शिवसैनिक है उनको पता है, बाला साहब अगर होते तो मुझे शाबाशी देते। उनको पता है कि एक शाखा प्रमुख रहते हुए अगर केस हो रहे हैं तो जरूर ये अच्छा काम कर रहा है, तो ही इसके ऊपर केस हो रहा है। क्या आपने जिस तरह से उद्योग को छोड़ा, क्या वाकई में ये सब चीजों की वजह से कोई सपोर्ट नहीं था, आपको इसलिए छोड़ा है क्या? यही कारण था, मानसिक परिस्थिति और कोई सपोर्ट नहीं होने के बावजूद। मतलब मेरे आज तक तो मुझ पर केस नहीं हुए थे, शिवसेना पक्ष में आने के बाद हुए ना, तो उसकी जवाबदारी मेरे नेताओं की भी बनती है कि अगर आपने आकर पूछा मुझसे, आज अगर आप मुझे गुंडा बोल रहे हो तो आपने कभी पूछा मुझसे कि ये उस वक्त के ये केस काय के लिए हुए आपके ऊपर? आपने पूछा ये चीज हमसे? ना तो हमसे संजय राउत ने पूछा, ना पक्ष प्रमुख ने हमको कभी बुलाया, ना पालक मंत्री ने हमको बुलाया। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक पदाधिकारी अगर काम कर रहा है लोगों के बीच में रह के और केसेस ले रहा है तो उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। ये हर नेता की जिम्मेदारी होती है, और मुझे लगता है यह बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपने शिवसेना 2014 में मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी और आज अभी तक मैं विभाग प्रमुख पद पर आकर काम कर रहा हूं और मेरे सारे लोगों को साथ में लेके अच्छा काम कर रहा हूं। बस यही चीज इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहां से मैंने उबाटा को समाप्त कर दिया है, मतलब उबाटा की कोई एक्टिविटी यहां आपको मेरे विभाग में दिखाई नहीं देगी। यहां आप जिस तरफ जाओगे वहां आपको हमारे ही लोग, हमारी शिवसेना, हमारा पक्ष, हमारे कार्यक्रम यही दिखाई देगा, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आपका ये आरोप लगाया, कोई नोटिस या कोई लीगल नोटिस भेजेंगे? जो भी आरोप लगाए हैं उन्होंने, उस आरोप को ध्यान में रखते हुए हमारी लीगल टीम के साथ में बैठकर इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा और हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। संजय राउत को संदेश क्या देना चाहेंगे? संजय राउत को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आपने आज जो किया वो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा कि ये अन्याय मेरे पे हुआ आज से 2-3 साल पहले, और आपने आज ये सामने बात लाई। ये हर उस शिवसैनिक के लिए, यहां जो शिवसैनिक रहता है, जो जूना शिवसैनिक है, ये हर कोई जानता है कि उस वक्त मेरे ऊपर अन्याय हुआ था, और आज वो बात सिद्ध हो रही है। मैं उनके लिए उनको धन्यवाद बोलूंगा। हत्यारे मोरिश के अंगरक्षक ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे और तेज तर्रार पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर की हत्या के आरोप में हत्यारा मोरिश के अंगरक्षक अमरेंद्र मिश्रा को शनिवार को 2 बजे के बाद क्राइम ब्रांच ने किल कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां जज ने उसे 13 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं जब कोर्ट से बाहर ले जाते मिश्रा से मीडिया ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। वहीं मिश्रा की वकील ने भी कहा उनके ऊपर कई गलत धाराएं लगाई गई हैं, उन्हें फंसाया गया है। अभी लेकिन आपका क्या कहना है? हमने तो मिश्रा जी ने कहा, बोलो ना जो सही है, बोलो। अभी कहूंगी, अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे पति के साथ साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, उनका नाम खींचा जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में उनको टॉर्चर भी किया है, उनके हाथ पैर में सूजन है, उनके साथ मारपीट भी गई है, क्रिमिनल के जैसा उनके साथ बिहेव किया गया। प्लीज़ मेरी सीएम साहब एकनाथ शिंदे जी से, अपने फडणवीस सर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे पति के 2 दिन की रिमांड जो ली गई है, रिमांड में उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है उनके जान को लेकर, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, उनकी सुरक्षा करिए। तो मोरिश के पास कितने दिन से काम करते हो? वहाँ मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना, मुझे माफ करिए प्लीज़। चलो, थैंक यू। देखिए, कोर्ट को लगता है कि उनका जो पिस्टल है पर वो लाइसेंस ही है, पर कोर्ट को लगता है कि जो ऑफिसर है उनको लगता है कि ये इलीगल है, पर उनके पास लाइसेंस है, वो बॉडीगार्ड है, इसके लिए उनका पिस्टल है। किसी तरह के क्यों यूज़ हुआ पता नहीं, क्या रीज़न से हुआ हमको कुछ नहीं। और पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई बड़ी साजिश है, उसमें इनका क्या रोल है या किस तरह का रोल है, उसकी जांच करने में कस्टडी मांगी है उन्होंने। ये बॉडीगार्ड थे, इनको फंसाया गया, इनका कोई रोल नहीं। एक बात और सामने कि बहुत रिसेंटली उनके साथ जुड़े हैं, ये बात भी सामने आ रही है, बहुत लंबे समय से नहीं। रिसेंटली मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चला है क्या रीज़न से उनको फंसाया, तो ज़रूर है
क्या रीज़न से उनका पिस्टल उनके पास आया उनको नहीं पता, पर उनके पास लाइसेंस है। पर जो ये बात बताइए कि जो आज जो दलील दी है पुलिस ने, क्या रीज़न मांगे हैं? जो पुलिस कस्टडी मांगी है, क्या रीज़न से मांगी है? कौन से रीज़न? रीज़न यही मांगा है कि इनका पिस्टल सामने वाले के हाथ में कैसे आया है और किस रीज़न से आया है। इंक्वायरी के पर्पस के लिए आपने क्या दलील पेश की है, क्या कहना है आपका? दलील यही पेश की है सर, मैं बॉडीगार्ड हूँ, मुझे फंसाया गया है और मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो जो पिस्टल है वो लाइसेंस है। लेकिन मुंबई में उन्होंने ये किया है, रजिस्टर किया है उसका? नहीं, ऑल इंडिया रजिस्टर। ऑल इंडिया रजिस्टर। और इसके पास क्यों रखा था? पिस्टल अपने पास होनी चाहिए, लाइसेंस उनके पास है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो साथ में क्यों रखा? ये तो हमको भी नहीं पता, अभी इंक्वायरी होगी उसके बाद पता चलेगा कि पिस्टल किधर है। रेखा जी, एक सवाल ये था कि मिश्रा जी को मॉरिस ने जब 5-6 दिन पहले ही रखा था अपने पास काम पे, पैसे की जो लेन देन थी कितने पे रखा था, क्या हाई सैलरी उनको पेड की गई थी इस चीज़ के लिए, ऐसी कुछ बातें नहीं, इस आपको बारे कुछ में मैं बातें? कुछ भी नहीं बता सकती, मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अभी जो है कोर्ट में आने के बाद हमको चीज़ें पता चलेगी। थैंक यू।